अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने दिसंबर 2019 में मुनक्किद किया गया सीबीएसई का सीटेट पेपर 1 का उर्दू ज़बान का पर्चा सॉल्व करने जा रहा हूं। आपको मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आपको इसका हल बताऊंगा बल्कि हर सवाल के जवाब की वजाहत भी साथ साथ करता चलूँगा। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये पेपर 1 है, जो कि इब्तिदाई जमातों के लिए क्लास 1 से 5 तक के लिए होता है। और इसमें अगर आपने लैंग्वेज 1 चुनी है, लैंग्वेज 1 के रूप में उर्दू को चुना है, तो आप को सवाल नंबर 91 से 120 तक अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये पेपर 1 का लैंग्वेज 1 उर्दू का पर्चा आपके सामने है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 में आप जानते हैं कि एक नसरी इक़्तिबास दिया गया होता है और एक नज़म का इक़्तिबास या शेरी हिस्सा दिया होता है। तो ये शुरुआत में आपको जो है नसरी इक़्तिबास दिया गया है, इसमें देखते हैं। नीचे दी गई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इस पैसेज पर जो आधारित सवाल हैं वो 91 से 99 तक हैं। अब ये पैसेज एक बार तेज़ी से पढ़ लेते हैं। आप भी मेरे साथ इस पर सरसरी तौर पर रीडिंग इसकी कर लीजिए। आज के साइंसी दौर में चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चाँद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है, ना रोशनी, ना ऑक्सीजन, ना नबातात। ये सूरज की रोशनी को आईने की तरह मुनक़्क़िस करता है और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये समझ में आ जाता है कि चाँद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चाँद ज़मीन के गिर्द बेज़वी मदार में घूमता है, यानी जो उसके घूमने का रास्ता है वो अंडे की तरह है। ऑर्बिट जो है उसका ओवल है। हमें चाँद का सिर्फ वही हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। ज़मीन से चाँद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चाँद हर वक्त निहायत तेज़ी के साथ खला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वो जगह है जो हवा से खाली हो। चाँद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने खुद चाँद पर उतरकर तस्वीर उतारी, राख और पत्थर के नमूने हासिल किए, उन नमूनों का तज्जिया किया जिससे ये पता चला कि चाँद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा पैसेज और इस पर मबनी सवाल, जैसे अभी हमने पढ़ा था 91 से लेकर 99 तक के जो सवालात हैं वो इसी पर मबनी है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, जिसमें पूछा गया है ज़मीन का मुताजाद क्या है। तो हम जानते हैं ज़मीन का मुताजाद जो होता है वो आसमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया है साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है। तो साइंसी दौर में दोस्तों चाँद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है, हमने अभी पढ़ा था। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। उसमें पूछा गया है साइंसदानों के ख्याल में चाँद में क्या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी हरारत है, ना रोशनी, ना ऑक्सीजन, ना नबातात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 94 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 94 आप देखेंगे, चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनक़्क़िस करता है। तो चांद जो है सूरज की रोशनी मुनक़्क़िस करता है आईने की तरह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3rd। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है चांद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है। तो इसका आंसर है बेज़वी मदार में। चांद ज़मीन के गिर्द बेज़वी मदार में घूमता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 96। इसमें पूछा गया है हमें चांद का कौन सा हिस्सा नज़र आता है। तो हमें चांद का वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 97, खला से क्या मुराद है। तो खला से मुराद वो है वो जगह जो हवा से खाली हो, यानी ऑप्शन नंबर 2, वो जगह जो हवा से खाली हो। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा। 98 में
है चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला। तो चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से पता चला कि चांद पर किसी किस्म की जिंदगी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे देखिएगा, हमसे पूछा गया है तस्वीर की जमा क्या है। तस्वीर की जमा होती है तस्वीर। तस्वीर की जमा होती है, तस्वीर की जमा क्या है, तस्वीर की जमा होती है तस्वीर, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे पैसेज पर मबनी सवालात। अब आइए नज़म वाला हिस्से की तरफ चलते हैं, नज़म देखते हैं। और इस नज़म पर जो मबनी सवाल आते हैं वो क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक हैं। इसमें देखिएगा, नज़म में एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। दर्द मन्नत कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। अब देखिएगा, खबर खबर है खबर गर्म उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ, जिन दी हुई उसी की थी, हक तो ये बात है कि हक अदा ना हुआ। तो इस पर जो पहला सवाल है बहुत ही आसान सवाल है, हक की जमा हमसे पूछी गई है। हम जानते हैं हक की जमा होती है हकूक, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। हक तो है कि हक अदा ना हुआ। अभी हमने पढ़ा था ऊपर नज़म में, हक है कि हक अदा ना हुआ, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में हमसे पूछा गया है पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मन्नत कश ना होने दिया। पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मन्नत कश ना होने दिया। तो इसमें जो ऑप्शन है अभी हमने पढ़ा था, करेक्ट ऑप्शन है दवा का, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब 103 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने है। शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है। शायर अपने महबूब से रकीबों के जमा करने की शिकायत कर रहा है, रकीबों के जमा करने की शिकायत कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104, उसमें पूछा गया है शायर का बंदगी में भला क्यों ना हुआ। शायर का बंदगी में भला नमरूद की खुदाई की वजह से नहीं हुआ, नमरूद की खुदाई उसके लिए जिम्मेदार है। अब आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन नंबर 105 है कि महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है शायर। तो इसमें जो है इसलिए उदास है कि घर में बोरिया नहीं है, घर में बोरिया ना होने की वजह से शायर उदास है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 106। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 106 से आपकी पैडागोजी की शुरुआत होती है, जिसमें अक्सर उम्मीदवार गलती कर देते हैं। अब ये जो बाकी के 15 सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक, ये सब के सब जो है पैडागोजी के सवाल हैं, यानी तरीक़े तदरीस या फ़न तदरीस पर मबनी सवालात हैं। आइए इन्हें समझते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए इस सवाल को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 106 को। इसमें पूछा गया है कि निम्न ये दर्ज झेल में से कौन सी मुताले की महारत नहीं है। तो इसमें जो मुताले की महारत है, इसमें पहला ऑप्शन है किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, लेक्चर के दौरान नोट लेना, पढ़ने के दौरान नोट लेना और तहकीक का खाका तैयार करना। जब आप किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करते हैं तो एजेंडा तैयार करने के लिए भी आपको स्टडी करना पड़ता है। जब भी एजेंडा बनता है, पढ़ने के दौरान नोट लेते हैं तो आप स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, तभी नोट लिए जाएंगे। तहकीक का खाका अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो रिसर्च करने से पहले भी मुताला करना पड़ता है। उसका आप प्रपोजल बना रहे हैं तो आपको जो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर आता है, यानी पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, उसका मुताला करना पड़ेगा। तो लेकिन जब आप कोई लेक्चर अटेंड करते हैं तो उसमें आपको मुताले की ज़रूरत नहीं होती, आप लेक्चर सुनकर अटेंड कर रहे हैं। तो ये सुनने की महारत के तहत आता है, सुनने की महारत के तहत आता है लेक्चर के दौरान नोट लेना। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। अब चलिए आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। 107 में कहा गया है कि दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, बयानिया, नज़म, बयानिया और असली तहरीरों को अपनी किताबों में शामिल क्यों करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वो मुताले के लिए मौजू होती हैं, वो मुस्तनद और फितरी ज़बान में होती हैं और दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं और वो मश्क तैयार करने में मुआविन होती हैं। तो दरसी किताब जो लिखी जाती है, जब हम ज़बान सिखाते हैं तो बच्चे को हम ऐसी ज़बान सिखाना चाहते हैं जो मुस्तनद हो
और फितरी हो। फितरी मतलब जब हम रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो फितरी ज़बान में होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं और देखते हैं दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं। दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन पढ़कर सुनाता है और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं, फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो इस काम को हम रीराइटिंग वर्क कह सकते हैं, दोबारा से लिखने का काम कह सकते हैं। रीराइटिंग, इसमें क्या होता है, बच्चे की सुनने की सलाहियत की नशोनुमा इसमें होती है दोबारा लिखने के काम में। आइए देखते हैं अब अगला सवाल। पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद है? पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से मुराद क्या है? इसमें देखिएगा आप, वक़ूफ़ कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, आमोजिश कहते हैं लर्निंग को, अपने आप सीखना। यहाँ पर एक्विजिशन के अर्थ में यूज़ हुआ है। फ़रोग़ मतलब डेवलपमेंट। पहली ज़बान हमारी मादरी ज़बान होती है, उसको सीखना जो है वो एक्विजिशन कहलाता है, अपने आप सीखना वो एक्विजिशन कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा, इसमें है कि पहली जमात के उस्ताद क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। उसकी क्लास में उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बान में आदाब व तस्लीम के तबादले करने के लिए कहता है। इसलिए तलबा रोज़ाना मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह से उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम उर्दू में आदाब बोलते हैं, हिंदी में प्रणाम या नमस्कार बोल देते हैं, अंग्रेज़ी में हम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं, तो ये आदाब और तस्लीम है, अलग अलग ज़बानों में आदाब और तस्लीम के तबादले, तो वो करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जो उस्ताद हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है वो कसीर लिसानियत की हिकमत अमली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, कसीर लिसानियत बतौर माखज़। तो अब देखिएगा, हम क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं और देखते हैं दर्ज झेल में कौन आमोजगारों को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है। आमोजगार कहते हैं बच्चों छात्रों को, और ज़बान से मुतारिफ़ यानी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराने का एक आइडियल मेथड नहीं है। कौन सा? तो जदीद तहकीकात के मुताबिक जो है ज़बान जो है एज ए होल लर्नर के सामने पेश की जाती है। उसमें जो है नज़में भी हैं, गाने भी हैं, बोलने और सुनने में शिरकत की जाती है। पूरे जुमले और अल्फाज बच्चे के सामने पेश किए जाते हैं, ना कि हुर्फ़ तहज्जी। हुर्फ़ तहज्जी के ज़रिए हुरूफ की तदरीस कराना ये कदीम तरीक़ा है, तो मिसाली तरीक़ा नहीं है हुर्फ़ तहज्जी के हुरूफ की तदरीस। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं और देखते हैं मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लसानियत क्या है, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म, मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, ये क्या चीज़ है? तो हमारी क्लास में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले बच्चे आते हैं, उसी को हम होते हैं और उसी को हम एक वसाइल के तौर पे रहते हैं, एक मसले के तौर पर उसको नहीं लेना चाहिए, उसी को हम कसीर लिसानियत कहते हैं। लेकिन दूसरी ज़बान के चक्कर में बच्चे की मादरी ज़बान का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी अगर दूसरी ज़बानें भी सिखाई जा रही हैं तो उसकी बुनियाद जो है मादरी ज़बान होनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। पहले मादरी ज़बान फिर दूसरी ज़बानों की आमोजिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में आप देखेंगे स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है। हमारे यहाँ जो स्कूल एजुकेशन की पॉलिसी है उसमें से लिसानी फार्मूला चलता है, जिसको हम 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं। इसमें फर्स्ट लैंग्वेज मादरी ज़बान होती है, दूसरी लैंग्वेज अंग्रेज़ी होती है और तीसरी लैंग्वेज कोई MIL होती है, यानी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो से लिसानी फार्मूला हमारे यहाँ चलता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो अब देखिएगा आगे एक क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद है, इसे अंग्रेज़ी में होल लैंग्वेज थ्योरी कहते हैं। एक मफरूज़ा कि तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं, यानी एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि सभी लैंग्वेज जो है एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। लैंग्वेज को एज ए होल प्रेजेंट करना, जो जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 111 में भी देखा था, उसी पर मबनी ये सवाल है दूसरा। तो सभी लैंग्वेज जो है एज ए होल, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वो एज ए होल सीखी जाती है। हरूफ, फ़िक्रे, आवाज़, जुमले, इनके तवस्सुत से सिखाना, छोटी इकाइयों से बड़ी इकाइयों की तरफ चलना, ये जो है सिखाना सही नहीं है। तो बाकी के जो दूसरा तीसरा ऑप्शन है वो आप देखेंगे कि लगभग एक जैसे ऑप्शन है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक मफरूज़ा है जिसमें कि तमाम ज़बानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। अब देखिए हम सवाल नंबर 115 की तरफ चलते हैं। इसमें
ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक उनसुर तस्लीम करता है? ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया, यानी ऐसी कौन सी अप्रोच है, आप जो है देखेंगे हमारी बुक में भी है ज़बान की तदरीस के तरीक़े या अप्रोचेस जो कि आपके कोर्स में हैं। आप देखेंगे कि उसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो पहला ऑप्शन है कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल, जिसे हम अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स कहते हैं। दूसरा है साखियाती रवैया, इसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। और तीसरा है कवायद के अज्जा के तर्जुमे का तरीका, इसे हम ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच कहते हैं। और चौथा है तरसीली रवैया। तो याद करना यानी मेमोराइजेशन, रटना, ये सारा काम जो है सबसे ज़्यादा कवायद के अज्जा के तर्जुमे के तरीके में होता है। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं और देखते हैं काव्या। काव्या ज़बान की उस्ताद है, वो आमोजगारों से मौजू की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हो। इस हिकमत अमली को हम क्या कहते हैं? तो इस हिकमत अमली को जो है हम पहले या बाद में, जैसे साबके और लाहके होते हैं, वो बनाकर हम दूसरे लफ्ज़ बनाते हैं। तो ये काम जो है ये तरकीब लफ्ज़ी कहलाता है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट है। अब हम आगे चलते हैं और सवाल नंबर 117 आपके सामने है। इसमें है उस्ताद अपने आमोजगारों की ज़बान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है और हर इक़्तिबास के 5वें लफ्ज़ को छोड़ देता है। बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? तो बच्चों, इस जांच के इस तरीक़ेकार को हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, एक पैसेज दिया गया होता है, पैसेज में बीच बीच में खाली जगह होती हैं, उसमें अगर बच्चे ने वो सबक पढ़ा है तो वो उसमें छूटे हुए अल्फाज को भरता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है, क्लोज टेस्ट। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 118। इसमें है बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और सही तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना, ये क्या है? तो ये जो है सही तरतीब, सही लफ्ज़, तलफ़्फ़ुज़, सही इस्तेमाल करना, ये जो है हमारा बोलने के ज़बान के अमल में आता है। ये ज़बान का अमल कहलाता है, ज़बान का अमल। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर है, ज़बान का अमल। तो अब देखिएगा आगे ऑप्शन नंबर हम 119 की क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहानी कहने को बतौर तदरियासी आला इस्तेमाल किया जाता है। स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में ये सवाल है और इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टोरी टेलिंग मेथड को हम एक टूल के रूप में, पेडागॉजिकल टूल के रूप में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, स्टोरी टेलिंग मेथड में जो है बच्चे के बोलने की महारत को फ़रोग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सवाल नंबर 120 देखते हैं हम, जिसमें कहा गया है सयाक में कवायद से क्या मुराद है? सयाक कहते हैं संदर्भ को, हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, यानी संदर्भगत व्याकरण। उससे आपका क्या तात्पर्य है, ये सवाल है। कंटेक्चुअल ग्रामर से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि सयाक में देखे जाने और पढ़े जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश, यानी जो हम डेली लाइफ में लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए जो है उसको इस्तेमाल करते हुए सीखना, ये जो है सयाक में कवायद, इसका मतलब है सयाक में कवायद। तो स्टूडेंट, ये था पेपर 1 की लैंग्वेज 1 उर्दू का पर्चा आपके सामने। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी मन में कोई डाउट है, शक शुबा है, शंका है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप जो है लैंग्वेज 2 आपने ली है तो इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। पेपर 1 में लैंग्वेज 2 है आपके पास, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो उसके लिए बनाया है। उसमें क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक के सवालात हैं। धन्यवाद। अज़ीज़ दोस्तों, मज़ीद मुताले के लिए आप हमारी किताब उर्दू ज़बान और फ़न तालीम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। हम आपको बज़रिए डाक ये किताब भेज देंगे और ये आपको 5 से 6 दिन में मिल जाएगी। शुक्रिया।